आज के इस टॉपिक में बात करते हैं बीजों की शिशु अवस्था डोर्मेंसी स्टेज के बारे में। जीवित बीजों का अंकुरण के लिए आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने पर भी अंकुरण नहीं होता है या होने की संभावना कम होती है, तो उसको बीज की शिशु अवस्था कहते हैं। बीजों में शिशु अवस्था आंतरिक या बाहरी कारणों से भी होता है। जंगली दही में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी किस्म? जंगली जई में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। बीजों की शिशु अवस्था तोड़ना। बीजों की शिशु अवस्था हम कैसे तोड़ सकते हैं? पहला है इसमें खुरचना। बीज की बाहरी परत को रासायनिक, यांत्रिक एवं तापीय विधियों द्वारा तोड़ते हैं या खुरचते हैं, जिससे बीजों की सख्त आवरण टूटने से पानी व गैसों का विनिमय आदान प्रदान हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट पे कि अमीनो 3 का 1 से 3% घोल बीजों की बाहरी परत को तोड़ने के काम में लिया जा सकता है। ठीक है, किसके? के अमीनो 3 का 1 से 3% घोल का बीजों की बाहरी परत को तोड़ने के काम में लिया जा सकता है। थायोयूरिया का 1% GA के छिड़काव से आलू की शिशु अवस्था भी तोड़ते हैं। आलू के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? थायोयूरिया या GA के छिड़काव से आलू की शिशु अवस्था तोड़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से 1:10 का रेशियो लेकर 20 मिनट तक उपचारित कर सख्त आवरण को हटाते हैं। किसमें? कपास में सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गर्म जल द्वारा 75 से 100 डिग्री सेल्सियस पर हम पानी को गर्म करके बीजों की शिशु अवस्था या उसका बाहरी आवरण को तोड़ते हैं। अगले इस पॉइंट में बात करते हैं चिलिंग तापमान से उपचारित करना या शिशु अवस्था को तोड़ना। इस विधि में बीजों को बोने से पूर्व 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 से 24 घंटे तक हम रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये है आपका सीड प्लांट टेक्निक। डॉक्टर पुष्कर नाथ ने 1967 में देश के उत्तरीय भागों में वायरस मुक्त आलू का बीज उत्पादित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था? सीड प्लांट तकनीकी का प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज किसे कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक भंडारित करने पर भी जीवित बने रहते हैं। ऐसे बीजों को ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं, जैसे अनाज दाल वाली फसलों के बीज। ठीक है, अब रिकैल्सिट्रेंट बीज किसे कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट बीज ऐसे बीज जो कम तापमान नमी पर भंडारित करने पर भी जीवित नहीं रहते। उदाहरण के लिए आम और नारियल। ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर भंडारित करने पर भी बीज जीवित नहीं रहते, उन्हें रिकैल्सिट्रेंट बीज कहते हैं। इनमें आम और नारियल आते हैं। अब बात करते हैं पृथक्करण दूरी, मतलब किस फसल के लिए आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए कितनी दूरी रखते हैं। ये अनुमान शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? बीज उत्पादन में अनुमान शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की विभिन्न किस्मों के मध्य जो न्यूनतम दूरी रखी जाती है उसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। एक तरफ किस तरह का परागण होता है, दूसरी तरफ फसल है
और तीसरी तरफ पृथक्कृत द्वि में एक तो आपका आधार बीज होता है, दूसरा आपका प्रमाणित बीज होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं परागत वाली फसलों के बारे में। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, धान हो गया, मूंगफली और सोयाबीन। गेहूं, जौ, जई, धान, गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन। आधार बीज के लिए कितने रखते हैं? आधार बीज के लिए हम लोग कितने रखते हैं? 3 मीटर। कितने रखते हैं? 3 मीटर। प्रमाणित बीज के लिए कितने रखते हैं? 3 मीटर। इसमें आधार बीज और प्रमाणित बीज दोनों के लिए 3 मीटर रखते हैं। अब बात करते हैं चना, उड़द, मूंग। अगर प्रमाणित बीज के लिए 10 मीटर, आधार बीज के लिए 3 मीटर, आधार बीज के लिए 10 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर रखते हैं डिस्टेंस। मटर में आधार बीज के लिए 20 मीटर, प्रमाणित बीज के लिए 10 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। सरसों के लिए 200 मीटर दूरी रखते हैं और प्रमाणित बीज के लिए 50 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, संकर धान और संकर गेहूं के लिए 200 मीटर आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, टमाटर के लिए आधार बीज के लिए 50 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 20 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। अलसी में 50 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 25 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, रिस्का और बरसिम में 400 मीटर आधार बीज के लिए रखते हैं और 100 मीटर जो है प्रमाणित बीज के लिए रखते हैं। ठीक है, मक्का में अब बात करते हैं परपरागत वाली फसलों के बारे में। ठीक है, परपरागत वाली फसलों में मक्का, संकुल व संकर दोनों के लिए हम 400 मीटर रखते हैं आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, संकर बाजरा के बारे में बात करें, संकर बाजरा ठीक है के लिए 1000 आधार बीज के लिए 200 मीटर डिस्टेंस प्रमाणित बीज के लिए डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मूली हो गई आपकी, गोभी हो गई, सलजम हो गया, मूली, गोभी और सलजम। इनके लिए 1600 कितने डिस्टेंस रखते हैं? 1600 मीटर आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। सूरजमुखी और कुसुम के लिए सूरजमुखी कुसुम के लिए 400 मीटर आधार बीज के लिए 200 मीटर प्रमाणित बीज के लिए हम डिस्टेंस रखते हैं। भिंडी के बारे में बात करें तो आधार बीज के लिए 200 मीटर, वो आधार बीज के लिए 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर डिस्टेंस हम रखते हैं। बैंगन के लिए 200 मीटर आधार बीज के लिए 100 मीटर प्रमाणित बीज के लिए रखते हैं। गाजर में 1000 मीटर आधार बीज के लिए और 800 मीटर प्रमाणित बीज के लिए डिस्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं प्याज के बारे में। प्याज के लिए आधार बीज उत्पादन के लिए 1000 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 400 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड परपरागित फसलें हैं या इनको ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सी आती हैं। इसमें आपकी जो है संकुल ज्वार के लिए हम आधार बीज उत्पादन के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर रखते हैं। संकर ज्वार में 300 मीटर आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, कपास के लिए 50 मीटर डिस्टेंस रखते हैं और आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बीज उपचार की विधियां, सीड ट्रीटमेंट मेथड्स।
तो इसमें कौन कौन सा अपनाते हैं? इसमें बीज उपचार का क्रम है FIR। एफ से फफूंदनाशक, आई से कीटनाशक और आर से जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। फफूंदी जनित रोगों की रोकथाम के लिए अंतः प्रभावी सिस्टमिक फफूंदी जैसे कार्बेंडिजिम, बीटावैक्स, मेटालॉक्सिल समूह के अथवा संपर्क फफूंदनाशी जैसे थायरम, कैप्टॉन 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। हम बात करते हैं कीटनाशक में क्लोरोपाइरीफास दीमक के लिए चना एवं गेहूं में 4.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से या क्लोथियोनिडिन या थियोमेक्थोजाम FS 2 से 4 ml प्रति किलोग्राम बीज सफेद लट की रोकथाम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूंगफली एवं बाजरा के लिए बीज उपचार में काम में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर के रूप में प्रयोग करना। हाँ, बीजों को कल्चर के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों के बीजों को राइजोम कल्चर के 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर एवं दलहनी फसलों के लिए एजोडोबैक्टर काम में लेते हैं। जैसे गेहूं, जौ, धान, कपास एवं तिलहनी फसलें। एजोस्पाइरिलम का प्रयोग मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा में काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धान की फसल में जलीय पौधा एजोला एनाबीना नामक नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस की घुलनशीलता के लिए PSP फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया नामक जीवाणु को काम में लेते हैं और इसके साथ साथ फास्फोरस के अवशोषण और गतिशीलता के लिए बैम माइक्रोजा नामक फफूंद का भी बीज उपचार में काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस टॉपिक में बात करते हैं पादप संरक्षण, प्लांट प्रोडक्शन। तो इसमें आता है समन्वित कीट प्रबंधन, IPM। ठीक है, IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग कम से कम करते हुए कीट नियंत्रण की कृषक, यांत्रिक, भौतिक, जैविक विधियों का समावेश कर कीटों की संख्या को आर्थिक स्तर से नीचे रखना समन्वित कीट या नाशी जीव प्रबंधन कहलाता। पर्यावरण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि में कीटों का पूर्ण नियंत्रण न करके कीटों की संख्या को फैलाने में आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखते हैं। इसलिए इस कीटों का नियंत्रण न करके कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। कीटों का आर्थिक दहलीज स्तर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कीटों का वह घनत्व जिस पर आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से पहले कीटनाशियों का छिड़काव किया जाना चाहिए, वह आर्थिक दहलीज स्तर कहलाता है। इस स्तर पर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इस स्तर को कार्रवाई दहलीज स्तर भी कहते हैं। प्रमुख फसलों कीटों के आर्थिक दहलीज स्तर निम्न प्रकार है। जैसे कपास का कीट है लीफ हॉपर, ये 2 से 3 पत्तियों पर होने पर इस पर कंट्रोल करते हैं। कपास की सफेद मक्खी, ये 5 से 10 वयस्क पत्तियां या 20 पत्तियां होने पर इसको कंट्रोल करते हैं या ये सफेद मक्खी इस पर अटैक करती हैं। कपास का बॉल वर्म, डोंडे की लटे, ये 5 से 10% डोडो की छत की अवस्था पर हम कीटों के आर्थिक दहलीज स्तर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कीटों के आर्थिक क्षति स्तर।
कीटों का वह घनत्व जो फसलों के आर्थिक नुकसान करने के लिए पर्याप्त है, आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। इस स्तर को नुकसान दहलीज स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो वही रिपीटेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं समन्वित कीट प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं। पहला है इसमें कृषण विधियां यानी कि कल्चरल मेथड। यह सबसे सस्ती, सरल, इको फ्रेंडली व कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेतों पर अपनाई जाने वाली विधि है। इसलिए समन्वित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इसी विधि को काम में लिया जाता है। इसमें निम्नलिखित विधियां सम्मिलित करते हैं। फसल चक्र अपनाना। ठीक है, फसल विशेष से जुड़े कीट, व्याधियां, जीव सूत्र क्रियाओं से अपोषी नॉन होस्ट प्लांट फसल लगाने पर ये नासी जीव आसानी से पनपते नहीं है, इनकी जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाते। गर्मियों में गहरी जुताई करना, मृदा में शिशु अवस्था में पड़े हुए कीट, व्याधि, सूत्रक्रम एवं खरपतवारों की कोई भी अवस्था गहरी जुताई से बाहर निकल आती है, जो सूर्य की तेज धूप से नष्ट हो जाती है या चिड़िया व अन्य बच्चों द्वारा उनका भक्षण कर लिया जाता है। खेत की सफाई रखना। कुछ कीटों की कुछ अवस्था फसल अवशेषों में छिपी हुई रहती है, जैसे तना छेदक कीट की लार्वा मक्का या धान फसल के डंठलों में छिपी रहती है। इसलिए खेत से खरपतवार एवं पहले वाली फसल के अवशेषों को नष्ट करने पर कीटों की अफसली अवधि में सड़न नहीं मिलती है ना। समय पर बुआई करना। ठीक है, समय पर बुआई करना। चने की पछेती बुआई करने पर पोड बोरर लट का प्रकोप ज्यादा होता है। चने की पछेती बुआई करने पर पोड बोरर लट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसी प्रकार सरसों की लटें बुआई करने पर एफिड का प्रकोप ज्यादा होता है। कटाई छटाई करना। रोगग्रस्त, कीटग्रस्त टहनियाँ, शाखा एवं पौधों के अन्य भागों की कटाई छटाई कर निदान किया जा सकता है। आम में थिनिंग करने से फुदके का प्रकोप कम होता है। आम में थिनिंग करने से फुदके का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कीट प्रतियोगी किस्मों को उगाना। क्रोधी किस्मों के पौधे कीट प्रकोप से बचने, उसे सहन करने अथवा उसके द्वारा होने वाली क्षति से पुनः स्वस्थ होने में समर्थ होते हैं। पौधे में कीटों की प्रतिरोधी क्षमता को 3 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। पहले टॉलरेंस, एंटीबायोसिस, तीसरा एंटी एक्सोनोसिस है ना, सहन, प्रतिजीवता और अवीर्यता। ये प्रतिरोधी क्षमता को पौधों में कीटों की प्रतिरोधी क्षमता को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फास्ट फसलें उगाना। ऐसी फसलें मुख्य फसल के कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं तथा मुख्य फसल कीटों से रक्षा के लिए खेत की बाउंड्री पर ये फास्ट फसलें उगाई जाती हैं। ये फास्ट फसलें मतलब मुख्य फसल को बचाती हैं और उसमें अटैक करने वाले कीटों को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे फास्ट फसलें में भारतीय सरसों, ये मुख्य फसल पत्ता गोभी को बचाती है। कीट से सुरक्षा, डीबीएम कीट से सुरक्षा करते हैं। अरंडी की फास्ट फसल है, ये सोयाबीन के चारों तरफ लगाई जाती है। स्पोडोप्टेरा लुटेरा कीट से सुरक्षा करती है। भिंडी एक कपास के चारों तरफ लगाई जाती है और टोडे की लटें अटैक करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में हम बात करते हैं यांत्रिक विधियों के बारे में। इस विधि में यंत्रों की सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं। इसमें निम्न विधियां सम्मिलित हैं, जैसे बड़ी लट्टों, बड़े कीटों को हाथ से पकड़कर नष्ट करना, खेत के चारों ओर खाई खोदना, कातरा एवं टिड्डी के ऑपरस के लिए ट्रैप यंत्रों का प्रयोग करना, पौधे के तने को पॉलीथीन की सीट व ग्रीस की पट्टी से बांधना, मैंगो मिलीबग के लिए फलों को ढकना या बांधना, पपीता व नार के कीटों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। फांस उपकरण कौन कौन से हैं?
प्रकाश प्रपंच या लाइट पास इसको बोलते हैं, लाइट ट्रैप। यह रात्रिचर कीटों जैसे कपास एवं चने की लट्टों की वयस्क मौत एवं सफेद लट के वयस्क ड्रग बीटल को रात्रि 6 बजे से 10 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकृष्ट कर नष्ट करने के काम में लेते हैं। प्रकाश पास में सफेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के स्रोत की तरफ गत करने वाले कीटों की प्रपद को फोटोटैक्सिस कहते हैं। फेरोमेन्स ट्रैप, यह मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है। यह मुख्यतः मादा कीटों के लिए तैयार किया जाता है, जो मुख्यतः उसी प्रजाति के नर कीटों को आकृष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रमुख फेरोमोन्स ट्रैप कौन कौन से हैं, जैसे कोसीप्लूर संबंधित कीट है, गुलाबी सूड़ी, फसल है कपास में, पिंक बॉल वर्म, हेलीलूर फेरोमेन्स ट्रैप है, फली छेदक है, चना। ग्रैंड लूर बॉल बीटल है कपास का। एनिसोल है आपका सफेद रट है कीट, मूंगफली और बाजरा में लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्सालूर गुलाबी सूड़ी होती है और कपास में लगती है। हेक्सालूर गुलाबी सूड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और कपास को बचाती है। क्यूलूर ये फल मक्खी होती है और तरबूज खरबूज में लगती है और ये अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगला बात करते हैं चिपचिपा फांस, पीला चिपचिपा फांस। चिपचिपे फांस की तख्तियां या पेपर के टुकड़े खुले खेत पॉली हाउस में सब्जियों में मसाले वाली फसलों में सफेद मक्खी या माहू की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। नीला चिपचिपा फांस खेत में सब्जियों एवं पॉली हाउस में परजीवी की निगरानी व नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। भौतिक विधियां, इस विधि में तापमान व आर्द्रता का नियमन करते हैं एवं गामा विकिरणों का प्रयोग करते हैं। E.F. निफलिंग ने 1937 में विकिरण ऊर्जा गामा किरणों का सफल प्रयोग स्क्रूबर्ग कीट को बांस बनाकर इनकी संख्या को नियंत्रण किया। भौतिक नियंत्रण में निम्नलिखित विधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे फ्लेम थ्रोअर, टिड्डी के लिए अनाजों में आर्द्रता नियमन 10 से 12% नमी पर भंडारण करके एवं तापमान कम या बहुत अधिक करके कीटों को निष्क्रिय कर अनाजों का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, परभक्षी या परजीविया कीटों एवं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण या पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल शब्द सर्वप्रथम H.S. स्मिथ ने 1919 में दिया था। बायोलॉजिकल कंट्रोल शब्द सर्वप्रथम H.S. स्मिथ ने 1919 में दिया था। जैविक नियंत्रण की 3 विधियां, प्रवेशन, संवर्धन और संरक्षण। ठीक है।